दोस्तों आज हम देख रहे हैं इतिहास का जो प्रश्न पत्र है आपका 2024 एग्जाम जो होगा आपका, उसमें ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्री बोर्ड की तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी गई है, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। सारे के सारे जो आपके विषय हैं वो फुल आंसर के साथ में मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। और यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पे सारे आंसर्स लिखित रूप में आपको मिलेंगे। विश्वास नहीं होगा, आप जितने भी यूट्यूब को जानते हो, जितने भी यूट्यूबर को आप यूपी बोर्ड को जानते हो, वहां पे ट्राई कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात। तो आपका ये 2024 का मॉडल पेपर है जिसने यहाँ पे धूम मचाया हुआ है। इसका पहला पेपर मैंने डाल दिया है। उस पहले पेपर का अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसके पास में कॉमर्स है उनके लिए डाल दिया है। इंग्लिश का पेपर भी नेक्स्ट आने वाला है। तो ये सारे पेपर्स आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 100 नंबर का पेपर रहेगा। 10 आपको एमसीक्यू मिलेंगे, मात्र 10 आपको एमसीक्यू मिलेंगे। 5 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये 5 अंकों के जो प्रश्न है इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन यानी अथवा नहीं मिलेगा। बाकी जो आगे के प्रश्न हैं जिसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि अथवा देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ एक मानचित्र का जो है आपको कार्य करना होगा, तो मानचित्र का भी हम कार्य आपको समझा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को और बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आगे की तरफ। बाकी जो आपका प्री बोर्ड का है वो पेपर आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में। आपके सारे प्री बोर्ड जो पेपर होते हैं वो सारे दे दिए जाएंगे, उनको पढ़ लेना। खंड का की बात करें, इसमें 10 जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी? तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है, इस में जो है भवन और सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी। बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछ रहा है। नहीं विशेषता थी उसका, तो ये तो विशेषता थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ये भी विशेषता थी। यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन जो है इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी उसकी विशेषता थी। लेकिन यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये इसकी विशेषता नहीं है। अर्थात हमारा जो ग ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो इसके बीच का संघर्ष का क्या कारण था? तो उसका रीजन क्या था कि भैया कृष्णा और तुंगभद्रा जो था ना, इसको दोनों जो है विजयनगर भी हासिल करना चाहता था और बहमनी साम्राज्य या राज्य भी इसको हासिल करना चाहता था। इसलिए जो है इनके बीच में संघर्ष हुआ था। तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो है इसका दोआब यानी कि ये जो नदी के बीच का जो संपर्क है इसको हासिल करना चाहते थे। तो यहाँ पे इसलिए ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का जो उदय हुआ था वो हुआ था आपका तमिलकम में। तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है तीसरे क्वेश्चन का। चौथा जो प्रश्न है, सभी लाइव क्लासेस में जुड़ चुके हैं, ध्यान रखना है आपको और कमेंट अपने करते रहें। जो भी आपकी समस्याएं हैं सभी का समाधान मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको चौथा, नलियेरा द्वीप प्रबंधम का संबंध निम्न में से किससे था? तो इनका संबंध था अलावर संतों का काव्य संकलन से। तो यहाँ पे ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 5वें प्रश्न में। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हमें जो है विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे देखिए, बाजरे के दाने, बाजरे के दाने यानी अ ऑप्शन जो है किससे मैच होगा ये आपको बताना है। बाजरे के जो दाने थे
वो गुजरात में मिलते थे। तो यहाँ पे हमने दूसरे से ऑप्शन मैच कर दिया। मिट्टी से बने हल का प्रारूप, ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारे को बनावली में। ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है? जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये कहाँ मिलता हमें? तो ये मिलता है हमारे को कालीबंगन में। और नहरों के अवशेष कहाँ मिलेगा? तो नहरों के जो अवशेष मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे को सोरतुघई में, जो कि आज की डेट में कहाँ पर है? आप वर्ल्ड कप मैच देख रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको। और उस जगह का नाम है अफगानिस्तान। ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन मैच हो गए। चलिए चेक करते हैं। अ को हमें 2 से मिलाना था, अ को हमें 2 से मिलाना था, अ को हमें 2 से मिलाना था, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि सारे ऑप्शंस गलत हो गए। सबसे बड़ी बात तो है आपको चारों में से अगर एक भी आंसर पता था तो आप आसानी से बता सकते थे। अ को 2 से मिलाना था, अ 2 से कहीं मिला ही नहीं है। इसके अलावा ब को 4 से मिलाना था, ब देखिए 4 से मिला हुआ है। स को 1 से मिलाना था, स कहाँ पर है? स ये रहा और 1 से मिलाया गया है। और द कहाँ है? ये रहा द, और 3 से मिलाना था, द को 3 से मिला दिया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़े। अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है ढंग से तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं देने वाला हूं सेट नंबर 7 तक। 7 सेट दूंगा जो कि यूपी बोर्ड आपको देता है। 7 प्रश्न पत्र अलग अलग कोडों के जारी करता है। आपको पता होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमेशा आपके 7 सेट आते हैं। 10वीं के भी 7 सेट आते हैं और 12वीं के भी 7 सेट आते हैं। आपके आगे बैठने वाले विद्यार्थी के पास जो सेट होगा, सपोज करिए उसके पास सेट नंबर 1 है, तो उससे आगे बैठने वाले विद्यार्थी के पास में सेट नंबर 2 होगा। इसी तरह से आगे बैठने वाले के पास में 3 नंबर होगा और उससे आगे बैठने वाले के पास 4 नंबर होगा। आप कभी भी चीटिंग नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। तो बड़ी समस्या है। अगर आप बचना चाहते हैं इन सब चीज़ों से तो ये 60 सेट जो मैं आपको दूंगा, इन सेटों को आपको जो है पढ़ लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में अंतिम दूंगा 7। और सातों विद्यार्थियों के जो साथ बैठे हुए हैं लाइन में ना, उनके पास कोई सेट मिलेगा ही नहीं और आंसर मिलेगा ही नहीं। अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता जो थी वो कहती थी कि ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर साल या हर फसल की सालाना खेती होती थी, यही थी अकबर के समय की पोलज भूमि। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया आपसे बड़ा क्वेश्चन रसीला है। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है क्या आता है ये आपको बताना है। बड़ा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। मैं तो ये इसको मानता हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसके जो है आपको ये ऑप्शंस दिए गए, फिर बाद में और ऑप्शंस दिए गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है राजस्व की राशि को निश्चित कर दिया था। तो ये बात क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने राजस्व की राशि को जो है निश्चित कर दिया था। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है भैया, ये बंगाल की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर थे या था, ये भी बात सही है। 3 तो सही है। देखते हैं चौथा। निर्धारित राजस्व राशि जमा ना करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की भी व्यवस्था थी इसके अंतर्गत, ये भी बात सही है। अगर चारों बात सही है तो मैं ए बी सी डी कुछ नहीं देखूंगा, उपयुक्त सभी को जो है चयन करूंगा। अगला जो 8वां प्रश्न है उसको देखिए और समझिए। 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार करने वाले का नाम जो आपको बताना है, लॉर्ड वेलेजली जो है इसके क्या थे? प्रारूप के तैयार करने वाले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? ये जो आंदोलन है ना चोरी चौरा वाला, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन भी बनने वाला है, हम आगे देखेंगे। असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था महात्मा गांधी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो भैया इस ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करने वाले जो थे व्यक्ति, उनका नाम था, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है खंड ख, अब यहाँ पे जो है पूछा गया है, अकबर काल में खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था? तो खुद काश्त किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिस गांव में उनके खेत थे, ठीक है ना, जिसमें उनकी जमीन थी। और पही काश्त वे खेतीहार थे या किसान थे या मजदूर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे, यानी कि उसके पास जमीन नहीं थी, ठीक है। अगला जो है 12वां प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के जनरल जनरल जो है कब बने थे? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंगम है, और जब ये बने थे तो वो समय था 1871। तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रभु, ठीक है। बौद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? तो लुम्बिनी में जो है उनका जन्म स्थान है, बोध गया में जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और धम्म चक्र परिवर्तन प्रारंभ किया था, और कुशीनगर में जो है उनकी मोक्ष प्राप्ति हुई थी, यानी कि मृत्यु को वो प्राप्त हो चुके थे। 14वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखने। दो का बात हुआ है यहाँ पर, ठीक है। केंद्र लिखोगे आधा नंबर, उसके नेता को लिखोगे 1 नंबर, सॉरी आधा नंबर, यानी कि टोटल मिला के 1 नंबर। इसी तरह से दूसरा केंद्र बताओगे, उसके नेता का नाम बताओगे तो 1 नंबर, तो एक एक मिला के 2 नंबर। सब पार्ट आपको डिवाइड करके मिला गया है। मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं जो आपको याद करने हैं, कर लीजिए। नाना साहब जो नेता थे वो कानपुर के विद्रोह में थे, और अहमदुल्ला थे वो जो नेता थे वो थे उस केंद्र में फैजाबाद में। उसके बाद जो नेता थे वो थी बेगम हजरत महल, लखनऊ का जो है संचालन कर रही थी। दिल्ली में जो थे वो जनरल बख्त खान थे, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार में कुंवर सिंह थे। तो ये मैंने आपको 6 यहाँ पर केंद्र बताए हैं, 6 उनके नेताओं के नाम बताए हैं। तो इस तरह से आपका ये 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 15वां क्वेश्चन भी आपका 2 अंकीय है। भारत का संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अध्यक्ष का नाम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए आपके करेक्ट। आगे हम बढ़ेंगे, जो अपने प्रश्न हैं लघु उत्तरीय, इनकी बात हम करने वाले हैं, और बड़े ध्यान से आपको इनको चेक करना होगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो अगला प्रश्न पूछा गया है ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन आपको करना है। 5 अंकीय प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इसके माध्यम से दी है, इसको आपको लिखना है। इसमें बचा हुआ पोर्शन जो है आपको पढ़ना है, इसको तैयार करना है, और आगे का पोर्शन जो है वो क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 अंकीय प्रश्न का पूरा आंसर है ये। अगला जो 17वां नंबर क्वेश्चन है देखिए इसको, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। कौन कौन सी समस्याएं हुई थी उसकी जो है हम सूची यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको 6 जो है उसकी सूचियाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो जो है अभिलेख शास्त्री थे वो विश्लेषणकर्ता होते हैं, ठीक है। और इनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा था, इसमें पहली जो समस्या थी उसको देखिए ध्यान से, ये रही पहली समस्या, समझ में आ चुका होगा, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट जो समस्या उनको सामना करना पड़ा था वो था आपका ये वाला। तीसरी जो समस्या का सामना इन्होंने किया उसको देखिए, ये रहा आपकी तीसरी समस्या। चौथी जो समस्या का सामना इनको करना पड़ा ये रही, और जो 5वीं समस्या का इनको सामना करना पड़ा वो ये रही, और जो छठी समस्या का सामना करना पड़ा था उसको ही बताऊंगा मैं, ये रही। तो इस तरह से ये 6 की 6 समस्याएं हैं जिनका उनको सामना करना पड़ा था, किनको, अभिलेख शास्त्रियों को। अब 18वां क्वेश्चन है, बेशरिया बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए।
भैया दोनों को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक रूपता की, ठीक है ना, बात करेंगे हम एक रूपता की। तो यहाँ पर एक रूपता की बात कर लेते हैं। एक रूपता जैसे ही आपको पता चलेगी तो हम अंतर भी स्पष्ट कर पाएंगे। तो एक रूपता में आप जो है 4 ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद अंतर की बात करेंगे तो अंतर में जो आप ये 2 ऑप्शंस लिख देंगे। हो गया क्लियर? 19वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं की को किस प्रकार पूरा किया जाता था? उस समय विजयनगर में जो है किस समय हम जल आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपको मौजूदा जो महत्वपूर्ण हौज था, यहाँ तक तो आपको देख लिया आपने। इसके आगे भी एक पोर्शन है, क्योंकि 5 अंकीय प्रश्न है, 2-3 लाइनें लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगला जो आपको लाइन लिखना है उसको भी ध्यान रखना है। तो ये हौज था ना, तो इसके आगे के आंसर को आपको इस तरह से लिखना है। और आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते थे इसका भी आंसर देने वाला हूं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो है पूरा करते थे। ये हो गया क्लियर। 20वां जो प्रश्न है, यहां पर आइए मजा आएगा। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? ये भी 5 अंकीय प्रश्न है। तो उन्होंने जो है नियंत्रण बनाने के लिए ना 4 जो है कदम उठाए थे। पहले कदम की हम बात करेंगे तो ये रहा पहला कदम, ठीक है। दूसरे कदम की अगर मैं बात करूं तो ये रहा दूसरा कदम, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरे कदम की बात करूं तो ये रहा तीसरा कदम। उसके बाद जो चौथा कदम जो अपने वो लेके चले थे, जिस प्रकार उन्होंने कैसे नियंत्रण बनाया था, ये चौथा कदम था जिसके अनुसार जो है उन्होंने नियंत्रण बनाया था। संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? तो यहां पर जब जोर दिया गया था तो यहां पर 5 जो है मेन आदेश थे, जिनकी हम फिर से बात करने वाले। 5 अंक के प्रश्न में 5 पॉइंट आपको लिखने होंगे, अन्यथा आपको नंबर जो है नहीं मिलेंगे। पहला कि अगर मैं बात करूं तो ये लीजिए पहला, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, संविधान सभा के सामने पेश किए उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से आदर्श थे? तो पहला आदर्श ये था। दूसरे आदर्श की मैं बात करना चाहूं तो ये रहा दूसरा आदर्श, ठीक है। तीसरे आदर्श की बात करना चाहूं तो ये रहा तीसरा आदर्श। चौथे आदर्श की बात करना चाहूं तो चौथा ये रहा। पांचवें आदर्श की बात करना चाहूं तो पांचवा ये रहा, ठीक है। अब आइए खंड घ में, जहां पर आपको 10 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देख रहे हो आप 10 अंक के प्रश्न है यहाँ पे। यहाँ पूछा गया है पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते थे? तो इसमें भी हम जो है पॉइंटों को लेके चलेंगे 5 ही, और पांचों पॉइंटों में आपको मिलेंगे 2-2 अंक, तो मिल जाएंगे आपको 10 अंक। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहले तो हम जो है पुरातत्वविद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद इसका पहला पॉइंट हमें आपको दर्शाना है। तो ये रहा पहला पॉइंट, जीवन निर्वाह का आधार कृषि, ठीक है, इसके बारे में आपको समझाना होगा। पशुपालन और शिकार के बारे में भी आपको समझाना होगा, तब जाके आपका बनेगा दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में सामाजिक आर्थिक विशेषताओं या विभिन्नताओं की पहचान कैसे की जाती थी उस समय, ये आपको समझाना होगा। चौथे में जो आपको बताना पड़ेगा शिल्प उत्पादन और केंद्रों की पहचान कैसे करते थे, ये आपको समझाना होगा। पांचवें पॉइंट में जो है परोक्ष तत्वों के आधार पर क्या व्याख्या की जाती थी, उसको भी समझाना होगा। तो इस तरह से जो है आपके 5 पॉइंट बन जाते हैं, जिसमें 2-2 अंक मिलेंगे आपको। 10 नंबर यहाँ से प्राप्त होंगे। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? अब यहाँ पर जो है स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये सबसे पहले बताएंगे कि हम स्तूप क्यों बनाए गए, ठीक है, ये बताएंगे हम कि स्तूप क्यों बनाए गए। भैया ये स्तूप इसलिए बनाए गए। अगला जो पोर्शन है इसमें एक क्वेश्चन में और देखिए, स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए गए। तो किस प्रकार बनाए गए उसकी बात करूं तो इस प्रकार बनाए गए, दूसरे पॉइंट में हम लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार जो थे वो उसमें क्यों शामिल हो गए थे? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो जो विद्रोह जो है व्यापक हुआ था उसके बहुत सारे कारण थे। उसमें से हम जो है लगभग लगभग 4 से 5 कारण तो लिखेंगे ही लिखेंगे। पहला कारण जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको देखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि मैं जो पहला कारण आपको बताने वाला हूं उसको लिखना है।
ये जो है यहाँ पे कारण मैंने दिया नहीं है आपको, तो इस कारण को जो हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे कारण की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कारण की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करूं मैं अगले चरण की, तो ये रहा आपका पहला कारण, ठीक है। तो पहला कारण जो है यहाँ पे आप दे सकते हैं। दूसरा कारण अगर मैं बात करूं तो ये रहा। तीसरा कारण मैं बात करूं तो ये है। चौथे कारण की बात करूं तो ये है। अब ये चार कारण तो आपने बता दिए। किसान, ताल्लुकदार और जमींदार क्यों शामिल हुए थे उसके भी कारण हमें बताने हैं। तो हम बताएंगे इस तरह से, ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन मैं दूंगा ताल्लुकदारों और जमींदारों के होने के मतलब शामिल होने के क्या कारण थे। तो इसमें जो है मैं आपको दो कारण बताऊंगा जो कि आपको लिखने होंगे। तो पहला जो कारण है ये लिख दोगे आप, दूसरा कारण जो है ये लिख दोगे आप। इसके बाद जो है किसान जो है क्यों शामिल हुए थे, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो किसान को उत्पीड़ित किया गया था, इसका पहला कारण आप ये लिख देंगे, और दूसरा कारण जो है किसान उत्पीड़न का ये लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद आप लास्ट लाइन में हेडिंग में लिख देंगे कि भैया इन्हीं सभी कारणों से जो है ताल्लुकदार, किसान और जमींदार जो है सब विद्रोह का एक हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने इस आंदोलन को जो है नया आयाम प्रस्ताव किया, या फिर उसकी सराहना की, या उसको प्रदान किया, ये आप बोल सकते हैं। अथवा पाठ भी मिलेगा आपको, मैंने बोला कि 10वें क्वेश्चन में आपको अथवा पाठ भी मिलने वाला है प्रभु। तो यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो। तो बहुत से बच्चों ने, इतने बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट लेते हो सेशन को। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, अब मैं स्लो करके दिखाता हूँ आपको। अब आपका कमेंट आएगा कि बहुत ज़्यादा स्लो चलते हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आप जो है किसी भी वीडियो को फास्ट करके और स्लो करके देख सकते हो। तो वो आपके ऊपर ऑप्शन है। अगर मैं फास्ट बना रहा हूँ तो आप उसको स्लो कर लीजिए, अगर मैं स्लो हूँ तो आप उसको फास्ट कर लीजिए, ठीक है। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। स्पष्ट करना है यह आंदोलन क्यों स्थगित किया, यह भी हमें बताना है। सबसे पहले हम जो है एक तरह का प्रतिरोध क्यों था उसकी हम विवेचना करेंगे। तो पहला ऑप्शन से हम विवेचना कर सकते हैं कि भैया इस तरह का प्रतिरोध था क्योंकि रॉलेट एक्ट की वापसी हो, मतलब रॉलेट एक्ट का वहां पे विरोध हो रहा था, इस वजह से ये प्रतिरोध था। अगला, अगर मैं इसके प्रतिरोध की व्याख्या करूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को बचाने के लिए कार्रवाई के प्रति जो है इसका एक प्रतिरोध था। अगर अगला पॉइंट बात करूं तो खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने का भी ये प्रतिरोध था। नेक्स्ट जो है इसमें अगर मैं पॉइंट शामिल करूं तो विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने में भी इसका प्रतिरोध था। और उसके अलावा मैं बात करूं श्रमिकों द्वारा हड़ताल पर जाना जो है ये भी एक प्रतिरोध था। आगे बात करूं तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना भी जो है इसका प्रतिरोध था। तो ये सारे पॉइंट प्रतिरोधों में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतना ही लिखें, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। भले ही एक पॉइंट आप कम करना चाहें कम कर दें। अब इसका जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का क्या कारण था ये भी हमें बताना होगा। तो असहयोग आंदोलन जब हमने स्थगित किया था उसका ये कारण था, बहुत ही सिंपल सा कारण है। क्योंकि चौरी चौरा में जो है हिंसक घटना हुई थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था, थाने में आग लगा दी गई थी। तो ये हो जाएगा। 24वां जो प्रश्न है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या करनी है। तो इसमें हम जो है 3 पैराग्राफ में जो है आचारों व्यवहारों को हम स्पष्ट कर देंगे। पहले पैराग्राफ की बात करूँ तो ये पहला पैराग्राफ आपको लिखना है, 10 अंकीय प्रश्न है, पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता इसलिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसमें हमारा दूसरा जो है ये आ जाएगा पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ के बाद में जो तीसरा पैराग्राफ आपको अंतिम लिखना है इसमें, तो ये लिखोगे। आप इन पैराग्राफ को छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई कोई लाइनें हमें याद नहीं होती है तब। अथवा आप जो है इसको पूरा लिखेंगे और जितना हो सकता है लिखना है, जितना लिखोगे उतने अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपका जो देखो हिस्ट्री अब मैं करवा रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज जो है करवा चुका हूँ। किताब उल हिंद पर लेख लिखिए।
तो इसके ऊपर लेख लिखना है आपको, जो है आपका मत जो है इस पे क्या हो सकता है। तो इसको भी जो मैं 3-4 पैराग्राफ में बताना चाहूँगा। 10 अंक के प्रश्न है, कितना ज़्यादा लिखोगे, तो 3-4 छोटे छोटे पैराग्राफों के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसमें आपका पहला जो है ये पैराग्राफ बन जाएगा, जिसके माध्यम से आप समझा सकते हो कि इसमें कितने अध्याय थे, किस विषय पे प्रकाश डाला गया था। दूसरा जो है पैराग्राफ आप ये लिखेंगे, ठीक है, जिसमें सारी की सारी जो है तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था, वो हो जाएगा। अगला जो पैराग्राफ है इसमें बता देंगे कि इसमें सभी चीज़ों को, भारत की जो भी सभी चीज़ें थी उन पर प्रकाश डाला गया था। और इसके बाद जो है आपका अगला जो प्रश्न है, मतलब अगला जो पैराग्राफ है, इसमें जो है खान पान, जो हमारा पर्व था, त्यौहार जो अभी चल रहा है, इन सभी को विस्तार पूर्वक लिखा भी गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप समर्पित करेंगे। इसमें अंतिम जो है पड़ाव पे आप जाते हुए ये लाइन और लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये ऐतिहासिक तिथियां हैं आपके सामने जो है कि लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तिथियों के बारे में आप अगर जानकारी दे देते हैं तो आपको हर तिथि के बारे में 1 अंक जो है मिलेगा। सबसे पहली तिथि आपके सामने है। प्रश्न पत्र अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लेलिस्ट आपके सामने हमेशा आती रहती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक कर सकते हैं। ये 10 जो हैं, जो आपके सामने डेट लिखी गई हैं, इनके बारे में जो आपको समझाना है कि घटना क्या है। तो सबसे पहली घटना के बारे में बात करूं मैं, तो पहली घटना का विस्तार से जो है आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 322 जो घटना है ईसा पूर्व क्या हुआ था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। कौन से सन में? 822 ईसा पूर्व में। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है, क का। अब इसके ख पोर्शन की बात करूं तो ख पोर्शन में पूछा गया 78 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने कुषाण सत्ता की स्थापना की और शक संवत जो है प्रारंभ हुआ था। तो आप जो है यहाँ पर ये लिख सकते हैं। ग पोर्शन में पूछा गया है 300 ईसा पूर्व क्या हुआ था। तो 300 ईसा पूर्व जो है वो क्या हुआ था, तो खेतीहारों और पशुपालकों की स्थानीय सभ्यताएं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है, उसको विकास दर मिला था या विकसित हुई थी। इसके बाद जो है आपसे घ पोर्शन में पूछा गया है 1206 में क्या हुआ था। तो 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और इसके द्वारा स्थापित वंश जो है इलबारी वंश के नाम से जाना जाता था। ये काम हुआ था उस समय। इसके बाद जो है इसका अंगा पोर्शन देखें हम, तो 1347 ईस्वी में क्या हुआ था उसकी हमें चर्चा करनी है। तो 1347 ईस्वी में जो है इब्न तूता ने भारत की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी करके वापस जाने का निर्णय ले लिया था। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अगला जो पोर्शन है इसमें पूछा गया आपसे 1510 ईस्वी में क्या हुआ था। तो इस समय जो है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था और अलकुवर्कर जो है गवर्नर बना था। तो ये भी हमें बताना होगा प्रभु। इसके बाद एक और जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि 1526 में ऐसा क्या हुआ था। तो 1526 में जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल साम्राज्य की जो है नींव डाल दी थी। तो ये रहा उसका आंसर। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे 1986 ईस्वी मिजोरम क्या हुआ था। तो इसमें जो है 1986 ईस्वी में मिजोरम की संधि हुई थी। तो उसका आंसर हम जो इस प्रकार से लिख देंगे। अगला जो पोर्शन है उसमें क्या पूछा गया है 1856 ईस्वी में क्या हुआ था। तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। 1935 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया गया था, जो कि अगस्त के समय था, जिसको हम जो है क्या बोलते हैं, भारत ब्रिटेन का व्यापार समझौता के नाम से हम जानते हैं। तो ये हम इसका आंसर लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आपको मज़ा आ गया और मुझे भी मज़ा आया कि ये प्रश्न पत्र कितना सॉलिड है।
और कितने प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला क्वेश्चन पेपर था, मुझे तो बहुत आनंद आया इस क्वेश्चन पेपर में। मानचित्र संबंधी जो 26वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। वह स्थान जहां जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो वह स्थान जो है कालीबंगा है, आपको बताना होगा। वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र थी जो राजधानी थी, जो कि अभी पटना में है। वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो वो आगरा में है, जिसका नाम फतेहपुर सीकरी है। वह स्थान जहां से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो वो सबसे पहले यूपी में ही आता है, आपके ज़िले में ही है, मेरठ में। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो था दांडी, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। तो इसको जो हम मैप में जब दर्शाएंगे, तो मैप में कैसे दर्शाएंगे, देखो भैया, मैप में इस तरह से दर्शा देंगे, कालीबंगा, मेरठ, पाटलिपुत्र, आगरा और दांडी। तो ये इस तरह का आपका प्रश्न पत्र था। बहुत बढ़िया प्रश्न पत्र लगा। आज थोड़े से स्लो चला मैं, और मुझे देखता हूँ कि क्या कमेंट मिलते हैं कि अगर आप इतना स्लो पढ़ाते हैं तो क्या फ़ायदा है, और मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो क्या नुकसान है। इसको चेक करने के लिए हमने बहुत वीडियो को स्लो कर दिया है। तो इस वीडियो को स्लो बनाने का औचित्य यही था कि आप लोग जो है समझने का प्रयास करें, हर चीज़ को पढ़ें, अच्छे से अपने आप को विकसित करें, अच्छा नंबर लाएं और बोर्ड में टॉप करें। टॉप करने के लिए 7 सेट हमारा देखना ना भूलें। सारे सेट्स जो हैं आने वाले समय में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो प्री बोर्ड के आपके पेपर्स हैं वो भी हम आपको देने वाले हैं, उनको पढ़ लेना। जितना जल्दी पढ़ोगे, जितना जल्दी आप शेयर कर लेते हो, तो आप जो है आसानी से जो है अपने अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।